हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 27 जून 2026 सैटरडे का दिन और इंडियन एक्सप्रेस की द डेली न्यूज़ एनालिसिस लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज बेसिकली हमें दो आर्टिकल्स जो है वो कवर करने हैं। एक तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ को फंडामेंटल राइट बनाया है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे सेशल्स को लेकर, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सेशल्स की यात्रा पर जा रहे हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है उस देश की हमारे लिए और कैसे हमारे उस देश के साथ संबंध हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग 2027 के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रीलिम्स के सी सेट का हम एक बैच शुरू कर रहे हैं 5 जुलाई से, आने वाले 5 जुलाई से। सिर्फ 1799 में आपको ये बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, 9150449990। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। कोई भी अगर आपको डाउट या क्वेरी होती है तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। बैच में जो सीट्स हैं दे आर वेरी लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट आप लोग करा लें। चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा फ्रंट पेज पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास न्यूज़ नहीं है ना। ये जो अयोध्या के राम टेम्पल में जो वहाँ के दान को लेकर चोरी के मामला सामने आ रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ वगैरह हो रही हैं बिकॉज, बट अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप वैसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और मामला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर भगीरथ चौधरी का लेकर यहाँ पर एक केस बताया जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर गेट्स ₹99 लाख सब्सिडी फॉर हिज कोकम्बर फार्म, ठीक है, फ्रॉम स्कीम अंडर हिज ओन मिनिस्ट्री। तो ऐसा ऐसा यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, बट मैंने फिर से बताया कि नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग सीधे जो है वो एक्सप्लेन पेज पर ही चलेंगे, वहाँ पर हमें दो आर्टिकल्स कवर करने हैं, ठीक है। लेट मी टेक यू देयर, ठीक है। सीधे दो आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसमें से भी एक आर्टिकल को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आप लोगों के साथ कवर करूँगा। ये दो आर्टिकल हैं, एक तो वही जो राइट टू वॉक है, यहाँ पर ये आर्टिकल दिया हुआ है, काफ़ी लंबा आर्टिकल है, हालांकि मैंने हाईलाइट किया हुआ है पूरा। मैं आपको आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगा, लेकिन इसको हम ऐसा यहाँ से कवर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैंने एक इसकी समरी फॉर्मेट बनाया हुआ है, उससे हम लोग इसको कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है, दैट इज़ 5% इंडियंस टू 5% ऑफ पॉपुलेशन डायस्पोरा की टू सेशल्स टाइज, ठीक है। पहले इस आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं, फिर वो जो राइट टू वॉक वाला है उसको फिर देखेंगे, ठीक है। तो सेशल्स के लिए सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि सेशल्स जो है वो कहाँ पर है। तो ये हमारा मैप है, ठीक है, ये इंडिया हो गया, दिस इज़ योर अफ्रीका, अफ्रीका का ये मैडागास्कर, और इसी के जस्ट थोड़ा सा अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे, यानी कि जो इंडियन ओशन में ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। लगभग यहाँ पर 150 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, या इसको आर्कीपेलागो कहा जाता है। दिस इज सेशल्स, ठीक है ना। कहाँ पर इसकी लोकेशन, आई होप ये आप समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 1770 का जिक्र है, ठीक है, 1770 का जिक्र है, जब 5 इंडियंस जो हैं वो सेशल्स पहुँचे थे एज प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। इनके साथ 7 जो है वो अफ्रीकन स्लेव्स थे और 15 फ्रेंच कॉलोनिस्ट थे, एंड दे आर रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ये आइलैंड लोकेटेड है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ये वहाँ पर रहने वाले कुछ या वहाँ पर पहुँचने वाले कुछ पहले लोगों में से थे, ठीक है। 5 इंडियंस, ठीक है, 15 अफ्रीकन स्लेव्स और फ्रेंच 7 अफ्रीकन स्लेव्स और 15 फ्रेंच कॉलोनिस्ट, ठीक है। लेकिन आज मतलब शुरुआत में जो है वहाँ पर सिर्फ 5 इंडियंस पहुँचे थे, लेकिन आज अगर हम बात करें तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो उस देश की जितनी आबादी है, ठीक है, उसका 5% है इंडियन ओरिजिन के लोग। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 3 दिन की यहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे देश के बीच में और सेशल्स के बीच में, यानी कि इन दो देशों के बीच में जो लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी है, उन दोनों देशों के बीच के जो संबंध है, जो टाइज हैं, वो किस तरीके से हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर लिखा है कि 20th सेंचुरी से इंडियंस का फ्लो, ठीक है, मतलब सेशल्स की तरफ इंडियंस जाते रहे हैं, और वो इंडियंस कहाँ से गए हैं, तमिलनाडु से, पुडुचेरी से और बाद में गुजरात से, ठीक है। ये गुजरात मतलब इन सब जगहों से जो है वो सेशल्स गए हैं, और किस रूप में गए हैं, ट्रेडर्स के रूप में, लेबरर्स के रूप में, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में, ठीक है। जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था
उस दौरान अगर हम बात करें तो सेशल्स को जो है वो कुछ समय के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा भी गवर्न किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विद रेगुलर शिपिंग एंड फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से यहाँ पर रेगुलर शिपिंग होती थी और जो गुड्स है, जो सामान है, वो यहाँ पर रेगुलरली जाया करता था। ठीक है, तो दीज ट्रेड लिंक्स फैसिलिटेटेड द माइग्रेशन ऑफ एन इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स हैविंग रीच्ड अ सैचुरेशन पॉइंट इन ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में जो है वो पास्चर्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसीलिए ये जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है, इंडिया की जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं, वो यहाँ पर ग्रीन पास्चर्स की तलाश में पहुँचते हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी कि जो भारतीय मूल के नागरिक हैं जिनके पास सेशल्स की नागरिकता है, उनकी संख्या लगभग, है ना, उनकी संख्या लगभग 6000 के आसपास है। और ऐसे देश में जिसकी कुल आबादी ही 1,20,000 है। ठीक है, पूरे देश की आबादी ही 1,20,000 है, उसमें से 6000 जो है वो वहाँ के लोग कौन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल के वो नागरिक हैं। ठीक है, अब मेजोरिटी बिलोंग टू द गुजराती एंड तमिल कम्युनिटीज़, और इसमें से इंडिया के भी ज़्यादातर लोग कहाँ से हैं, गुजरात से और तमिल से। ठीक है, तमिलनाडु से, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि सेशल्स को आज़ादी मिलती है 29 जून 1976 को। ठीक है, और जब इसको आज़ादी मिलती है तो इंडियन नेवल शिप INS नीलगिरी का एक कंटिजेंट, एक बेड़ा जो है वो इसके इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। और इस साल सेशल्स की राजधानी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वहाँ पर एक गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इस सेलिब्रेशन में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक बिड़ा, एक कंटिजेंट, और 2 इंडियन नेवल शिप्स जो हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट, उनके जो 50th इंडिपेंडेंस डे है उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सेशल्स के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो 1976 यानी कि जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से ही शुरू हो गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को डिस्क्राइब किया है एज अ की पार्टनर ऑफ इंडियाज मैरीटाइम पॉलिसी। इंडिया की जो मैरीटाइम पॉलिसी है, दैट इज़ विजन महासागर, जिसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो सेशल्स को बताया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो विद अ सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हैव बीन प्राइमरीली कम्युनिटी ड्रिवन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से दोनों देशों के बीच के जो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स रहे हैं वो कम्युनिटी ड्रिवन रहे हैं। 2022 की जून में अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक पीस पार्क में, विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी का एक स्टैचू, महात्मा गांधी की एक प्रतिमा जो है वो लगाई गई। वहाँ पर नेल्सन मंडेला की प्रतिमा भी है। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, और जो सर जेम्स मंचम है, सेम जेम्स मंचम यहाँ के सेशल्स के फाउंडिंग प्रेसिडेंट है। ठीक है, उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, और महात्मा गांधी की प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई गई है 2022 में। ठीक है, आज की अगर हम बात करें तो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इज विजिबल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ बट मोस्टली डोमिनेटिंग द ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मतलब आज के वहाँ की अगर आप किसी भी तरीके की, मतलब किसी भी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओरिजिन के लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, व्यापार में, और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहाँ पर आपको इंडियंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। देयर आर ऑल्सो ओवर 900 NRIs होल्डिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट परमिट्स वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर एज शॉप असिस्टेंट एंड एज प्रोफेशनल्स। तो 9000 के आसपास NRI जो है वो भी यहाँ पर, उनके पास भी इस तरीके का एक परमिट है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट परमिट, मतलब जो वहाँ पर काम वगैरह करने के लिए मिलता है, और ये वहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या शॉप असिस्टेंट में या एज प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। 2015 में जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड है वो दिया गया जस्टिस D करुणाकरन को। ठीक है, जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, सेशल्स के। ठीक है, और ये 2006 में इससे पहले एक और व्यक्ति थे, दैट इज़ V रामादोस। ठीक है, ये एक एंटरप्रेनर और मेडिकल एडवाइजर रह चुके हैं सेशल्स के प्रेसिडेंट के। इनको भी जो है ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिल चुका है। तो अब तक ध्यान रखिएगा, दो लोगों मतलब सेशल्स के 2 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान मिल गया है। 2015 में इनको मिला है जस्टिस D करुणाकरन को, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सेशल्स के जज रह चुके हैं, और साथ ही साथ 2006 में मिल चुका है V रामादोस को। ठीक है, जो एंटरप्रेनर और मेडिकल एडवाइजर रह चुके हैं सेशल्स के राष्ट्रपति के। क्लियर है बात? अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ये उनकी दूसरी विजिट है सेशल्स की। इससे पहले 2015 में भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सेशल्स जा चुके हैं, और पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो सेशल्स की यात्रा जिन्होंने की है वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ने 1981 में जो है वो सेशल्स की यात्रा की है, और वो ऐसा करने वाली भारत की पहली प्रधानमंत्री रह चुकी हैं।
ठीक है, इन 3 दिनों की यात्रा के दौरान मोदी जो है वो वहाँ की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा। कल्चरल रिलेशंस के अलावा इसके बियॉन्ड सेशल्स जो है इंडिया जो है वो सेशल्स का एक मोस्ट ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। ठीक है, इंडिया जो है वो उसको ग्रांट्स देता रहा है, कंसेशनल क्रेडिट्स मतलब लोन्स वगैरह देता रहा है कम रेट्स पे। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स में भी इंडिया ने उसकी मदद की है। और मोर देन 1% ऑफ द सेशल्स पॉपुलेशन जो है उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंडिया में मिली है। ओवर द ईयर्स इंडिया ने सिग्निफिकेंट लाइंस ऑफ क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड किए हैं। साथ ही साथ ग्रांट असिस्टेंस, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों के लिए इंडिया ने असिस्टेंस सेशल्स को प्रोवाइड की है। और इसके साथ साथ इस साल एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज $175 मिलियन का एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो है वो भी अनाउंस किया गया है सेशल्स के लिए। ठीक है, और अभी की अगर मैं बात करूं तो एक प्रीमियर मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है इंडिया सेशल्स का। मतलब वहाँ के लोगों को अगर मतलब इंडिया में आके इलाज वगैरह करवाना होता है तो उसके लिए भी इंडिया जो है एक डेस्टिनेशन है। एंड इंस्टीट्यूशनल टाइप्स जो है कनेक्टिंग आइलैंड हॉस्पिटल्स विद फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ लाइक चेन्नई। ठीक है, तो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनका टाई अप यहाँ पर चेन्नई के साथ, मतलब चेन्नई जैसे शहर में जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी टाई अप्स हैं। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। इंडिया सेशल्स रिलेशन थोड़ा बहुत यहाँ से जो हमें पॉइंट्स मिले हैं उनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं जो ये ऊपर वाला आर्टिकल है राइट टू वॉक वाला, इसको यहाँ से कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल थोड़ा सा लंबा भी है और यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है। तो इसकी मैं आप लोगों के लिए एक समरी बना के लाया हूँ, इसमें से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी आसान शब्दों में आपको मिलेगी। व्हाट आर राइट टू वॉक कैन लुक लाइक फॉर इंडिया। देखिए, अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है कि द वॉकिंग ऑन प्रॉपरली डिमार्केटेड फुटपाथ एज फंडामेंटल राइट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो प्रॉपरली डिमार्केटेड फुटपाथ्स हैं, डिमार्केटेड मतलब कि जहाँ पर मतलब एग्जैक्टली फुटपाथ सही से बने हुए हैं, उन पर चलना क्या है, एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और साथ ही साथ सरकार को ये भी कहा है कि इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून, एक लॉ बनाया जाए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कब आई है सामने, जब एक स्कूल का बच्चा अपने फादर के साथ स्कूल जा रहा होता है तो रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसी के दौरान मतलब उसी के बाद ये केस जो है वो सामने आया है। मैंने आपको केस का नाम भी बताया था, मनियार इलियास ऑल्सो नोन एज शेख रियाज। ये बेसिकली उस बच्चे के फादर का नाम है वर्सेस पी अयप्पन एंड अदर्स, है ना। मैंने आपको एक केस का नाम भी बताया था। अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि द जजमेंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट शिफ्ट्स द फोकस ऑन रोड सेफ्टी फ्रॉम मियरली प्रोटेक्टिंग व्हीकल्स टू प्रोटेक्टिंग पीपल। अब ये जजमेंट जो है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें फोकस किस में है। ठीक है, रोड सेफ्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स को प्रोटेक्ट करना नहीं है बल्कि लोगों को प्रोटेक्ट करना भी है। इसलिए ये जो जजमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या सिग्निफिकेंट है। ये साथ ही साथ ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि दैट द एबिलिटी टू वॉक सेफली इज असेंशियल फॉर एक्सरसाइजिंग सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स एंड फॉर इंश्योरिंग एन इंक्लूसिव अर्बन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो जजमेंट है, जो फैसला है, वो ये भी इस बात को भी रिकॉग्नाइज करता है कि सेफली वॉक करने की जो एबिलिटी है, मतलब सेफली सुरक्षित चलने की जो एबिलिटी है, वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप जो संविधान में कुछ फ्रीडम्स दिए गए हैं उनको आप एक्सरसाइज कर सकें, और साथ ही साथ ये एक इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट को भी इंश्योर करता है। अब यहाँ पर हम अगर इंडिया की रोड सेफ्टी क्राइसिस की अगर हम बात करें तो दुनिया में, पूरे दुनिया में जितने हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, इंडिया में होते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट। और उनमें से जो विक्टिम्स हैं, मतलब जो इन एक्सीडेंट्स में जो लोग मारे जाते हैं या जिनको चोट पहुँचती है, जो घायल होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या एक तरीके से पेडेस्ट्रियंस की है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये डेटा पहले भी बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये डेटा है, 2015 से लेकर 2024 तक का डेटा दिया गया है। आप देख सकते हैं पेडेस्ट्रियन डेथ्स जहां 13,000 14,000 के आसपास होती थी 2015 में, यानी कि आज से लगभग 10 साल पहले, उनकी संख्या बढ़ के अब 36,000 से ज़्यादा हो गई है। तो ये डेटा हमें ये दिखा रहा है कि पेडेस्ट्रियन की जो डेथ्स है वो मोर देन 2.5 टाइम्स, यानी कि 2.5 गुना जो है वो बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। ठीक है, तो ये चीज़ किस तरफ इशारा करती है, ये चीज़ इस तरफ इंडिकेट या इशारा करती है कि जो इंडियन रोड्स हैं, यानी कि जो भारतीय सड़कें हैं, वो इंक्रीजिंगली अनसेफ होती जा रही हैं वॉकिंग के लिए, है ना। लोगों के चलने के लिए जो भारतीय सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित या अनसेफ होती जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझे। इसके बाद लिखा गया है कि पेडेस्ट्रियन के डेथ्स जो हैं वो क्यों बढ़ रही हैं।
इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि रोड प्लानिंग इन इंडिया हैज ट्रेडिशनली प्रायोरिटाइज्ड द स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स रादर देन द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियंस। है ना, ये बात हम लोग पहले भी सब कर चुके हैं, जो एक दिन हम लोग बीच में भी एक आर्टिकल कवर किया था। यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि हमारे देश में जो रोड की प्लानिंग है वो इस तरीके से की जाती है कि उसमें व्हीकल्स के स्मूथ मूवमेंट को प्रायोरिटाइज किया जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता नहीं की जाती। तो इसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट्स के स्मूथ मूवमेंट व्हीकल्स के स्मूथ मूवमेंट को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो इसलिए हो क्या रहा है कि सड़कों के किनारे या तो फुटपाथ है ही नहीं। ठीक है, आपने खुद देखिएगा, अगर आप किसी बड़े शहर में भी हैं या टीयर 2 सिटी में भी है, चलो टीयर 1 की मैं बात नहीं कर रहा, टीयर 1 में भी वैसे सब जगह आपको इस तरीके के फुटपाथ्स नहीं मिलेंगे, बट अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में चले जाएं तो वहाँ पर तो ये स्थिति बहुत ही खराब है। ठीक है, या तो फुटपाथ है ही नहीं, फुटपाथ आर इधर एब्सेंट, और या फिर डिसकंटिन्यूअस है कि कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा बने हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, मतलब जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो मजबूर हो जाते हैं रोड्स पे चलने के लिए, क्योंकि भाई फुटपाथ है ही नहीं तो वो करेंगे क्या, है ना, तो उनको रोड पे चलना पड़ता है। सेफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स आर इनएडिक्वेट। अब किसी को अगर सड़क पार करनी है, ठीक है, तो उसके लिए सेफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स नहीं है। साथ ही साथ एनक्रोचमेंट जो है वो वॉकिंग स्पेस को रिड्यूस कर रहा है। एनक्रोचमेंट हो रहा है मतलब जो चलने की जगह है वहां पर एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण हो रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से चलने की जगह नहीं बच रही है। साथ ही साथ जो व्हीकल्स की स्पीड तेज होती है उसकी वजह से भी एक्सीडेंट का रिस्क या खतरा बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो अनसेफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सिर्फ एक केयरलेस बिहेवियर नहीं है, बल्कि ये पेडेस्ट्रियन की फैसिलिटीज का urban infrastructure not merely careless behavior is a major reason for pedestrian fatalities। ठीक है, जो पेडेस्ट्रियंस को फैटेलिटीज होती है, मतलब जो उनकी डेथ वगैरह होती है या जो उनको एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, सिर्फ एक केयरलेस बिहेवियर नहीं है कि लोग जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं या सही तरीके से गाड़ियां नहीं चला रहे हैं, उसकी वजह से पैदल चलने वालों की एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेथ हो रही है, वो तो एक कारण है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अनसेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही सही नहीं है, उस वजह से भी लोगों की जो है वो डेथ्स वगैरह हो रही है, फर्टिलिटीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि रोड सेफ्टी रिफ्लेक्ट्स सोशल इनइक्वालिटी। ये जो रोड सेफ्टी है ये कैसे सामाजिक एक इनइक्वालिटी, ठीक है, उसको शो करती है। कैसे, देखो यहाँ पर इन्होंने रोड सेफ्टी को एज अ फॉर्म ऑफ इलीट कैप्चर ये मेंशन किया है। इलीट कैप्चर का मतलब ये है कि जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं और जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके की बनाई गई हैं कि वो डिसप्रपोर्शनेटली बेनिफिट करती हैं वेल्दियर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, वाइल नेग्लेक्टिंग द नीड्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिसीज या कोई भी पब्लिक रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो समाज के अमीर लोग हैं, वेल्दियर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनको इससे फायदा पहुंच रहा है, लेकिन जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है उनकी ज़रूरतों को यहाँ पर पूरी तरीके से निगलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब रोड्स के कंटेक्स्ट में अगर इसको हम समझें, मतलब इस एलीट कैप्चर के कंसेप्ट को अगर हम रोड के कंटेक्स्ट में लगाएं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि रोड्स वाइडनिंग मेनली बेनिफिट्स प्राइवेट कार यूजर्स। है ना, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, तो सड़कों को चौड़ा करने से फायदा किसको हो रहा है, जो प्राइवेट कार यूजर्स है उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, तो फ्लाईओवर से किसको फायदा होगा, जो फास्टर व्हीकल का मूवमेंट है, मतलब व्हीकल का मूवमेंट तेज होगा, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, तो उससे भी किसका फायदा है, जो एलीट लोग हैं उनको, जिनके पास व्हीकल्स वगैरह हैं। ठीक है, वाइड हाईवेज जो है वो बनाए जा रहे हैं, हाईवेज को वाइड किया जा रहा है, वो भी ऑटोमोबाइल्स के लिए या गाड़ियों के लिए फायदेमंद है ना। और वहीं अगर हम बात करें, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप किए जा रहे हैं तो फुटपाथ्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि फुटपाथ है या नहीं है। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग पर ध्यान नहीं दे रहा, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना, तो ये फुटपाथ वगैरह और जेब्रा क्रॉसिंग और पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस इन सब के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किसके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, मोटर व्हीकल्स के लिए इंस्टेड ऑफ पीपल। तो इससे सफ़र कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो हैं गरीब लोग, पुअर पीपल, जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो, बच्चे, ठीक है, एल्डरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, विमेन, साइकिलिस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स, क्योंकि ये वो ग्रुप है जो हैविली वॉकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बाकी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब पुअर वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो उसका जो सोशल कंसिक्वेंसेज हैं, ठीक है, समाज में उसका क्या प्रभाव या असर पड़ रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो अनसेफ रोड्स अफेक्ट मच मोर देन ट्रांसपोर्टेशन। अगर रोड्स अनसेफ हैं तो उसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होता है। पॉवर्टी कैसे, देखो रोड एक्सीडेंट जो है वो कई सारी जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेडिकल एक्सपेंस, है ना, चोट वगैरह लग गई तो उससे मेडिकल एक्सपेंस बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति
मान लीजिए उसको कुछ ज़्यादा चोट आ गई, गंभीर चोट आ गई, तो एम्प्लॉयमेंट उसका जा सकता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी परिवार का कोई एकमात्र अर्निंग मेंबर है, उसकी अगर डेथ हो गई मान लीजिए एक्सीडेंट में, तो परिवार जो है वहाँ कोई कमाने वाला नहीं रहेगा। तो इस वजह से ऐसा होता है कि कई सारे जो परिवार हैं वो एक्सीडेंट्स के बाद क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा, अगर हम बच्चों के डेवलपमेंट की बात करें, तो बच्चों को सेफ स्ट्रीट क्यों चाहिए? स्कूल जाने के लिए, बाहर खेलने के लिए। ठीक है, इससे उनका सोशल स्किल डेवलप होता है, वो फिजिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर रोड्स जो हैं वो सेफ़ नहीं होंगी, तो इससे बच्चे मजबूर होंगे घरों के अंदर रहने के लिए, जो उनके नई फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को नेगेटिवली क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इसके बाद एल्डरली और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो ओल्डर पर्सनस और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी एडिशनल चैलेंजेस फेस करते हैं। कि अगर मान लीजिए पेवमेंट जो है वो टूटे हुए हैं, फुटपाथ्स अनइवन है, रैंप नहीं है, टेक्टाइल पेविंग नहीं है, ठीक है, फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, तो इसकी वजह से उनको भी नुकसान होता है। और इन सब चीज़ों की वजह से ही ज़्यादातर फिर इस तरीके के जो एल्डरली और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो घरों से बाहर जाना ही अवॉइड करते हैं पूरी तरीके से। पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें, तो देखो, फिजिकल एक्टिविटी का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? वॉकिंग, पैदल चलना, है ना। अगर वॉकिंग सेफ होगी तो उससे, मतलब सेफ वॉकिंग स्पेस होगी तो उससे हमें चल सकते हैं, हम हमारी ओबेसिटी जो है वो थोड़ा सा कम होगी। ठीक है, हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट हो सकता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। और इससे साथ ही साथ हम नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट मतलब साइकिल वगैरह का यूज़ करते हैं तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। लेकिन अगर पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो उनसे ये सारे बेनिफिट क्या हो जाएंगे, नहीं हो सकते, डिस्करेज हो जाएंगे, है ना। तो वॉकिंग इज़ अ फंडामेंटल राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस बात के ऊपर जोर दिया है कि वॉकिंग जो है उसको सिर्फ एक इंजीनियरिंग या अर्बन प्लानिंग इशू की तरह नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इंस्टेड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्टिकल 19(1)(d). ठीक है, ये हर सिटीजन को अधिकार देता है कि वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को इस फ्रीडम को एक्सरसाइज करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है? चलना, वॉक करना, है ना। दूसरा है आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 21 को कि उसमें सेफ एनवायरनमेंट भी है, ह्यूमन डिग्निटी भी है और क्वालिटी लाइफ भी है। तो इसलिए सेफ वॉकिंग कंडीशन जो है वो इसीलिए राइट ऑफ लाइफ का पार्ट माना गया है। अब लीगल रिकॉग्निशन ज़रूरी क्यों है? देखो, अगर लीगल रिकॉग्निशन नहीं होता तो पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी जो है वो फिर एक ऑप्शनल बन के रह जाएगी, है ना। साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो अकाउंटेबल नहीं होंगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी व्हीकल्स को ही फेवर करेगा। तो इसीलिए वॉकिंग को अगर एज अ राइट रिकॉग्नाइज किया जाता है या जैसा अब किया गया है, तो इससे सरकार के ऊपर इसको लागू करने के ऑब्लिगेशंस आएंगे। ठीक है, इन्फोर्स करने के ऑब्लिगेशन जो है वो आएंगे। वॉकिंग इज़ मोर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि वॉकिंग का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चलना नहीं है। वॉकिंग जो है वो सिटीजन्स को इनेबल करता है कि वो सेवरल डेमोक्रेटिक फ्रीडम जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a), ये लोगों जैसे जैसे लोग जो है प्रोटेस्ट में, रैलीज में या स्ट्रीट परफॉर्मेंस या पब्लिक कैंपेन्स में शामिल होते हैं तो कैसे होते हैं, है ना, एक जगह इकट्ठा होते हैं फिर साथ चलते हैं। तो चलना यहाँ पर भी है। साथ ही साथ लोग असेंबली बनाते हैं, पीसफुल असेंबल लोग हो सकते हैं अगर पब्लिक स्पेस अवेलेबल होंगी तभी। आर्टिकल 19(1)(b) जो है वो तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है। लोग एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि सोशल इंटरेक्शन बनेगा, कम्युनिटी रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। वो भी तभी हो सकता है जब आप वॉक कर सकते हो, है ना। तो इसलिए वॉकिंग जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी सपोर्ट करती है। वॉकिंग जो है वो सोशल स्पेस है, ना कि जस्ट ट्रैफिक कॉरिडोर्स। इस आर्टिकल में एक बोगोटा के मेयर है दैट इज एनरिक पेनलोसा, उनका ये कहना है कि साइड वॉक्स आर द रिलेटिव्स ऑफ पार्क्स एंड प्लाजाज नॉट स्ट्रीट्स। इसका मतलब ये है कि फुटपाथ्स को ऐसा पब्लिक स्पेस के रूप में देखना चाहिए जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, ठीक है, नेबर से बातचीत कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, शॉप कर सकते हैं, बच्चों को खेलता हुआ देख सकते हैं या कम्युनिटी लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए स्ट्रीट्स को जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, मतलब लोगों को ध्यान में रख के, रादर देन एक्सक्लूसिवली फॉर व्हीकल्स। इसके बाद एक जेन जैकब्स हैं, अर्बन प्लानर है जेन जैकब्स, अमेरिका और कनाडा के। इनका ये कहना है कि स्ट्रीट जो है वो तभी सेफ होती है जब कई सारे लोग उसको एक्टिवली यूज़ करते हैं। इन्होंने कंसेप्ट दिया था दैट इज़ आइज ऑन द स्ट्रीट। इसका मतलब ये है कि सेफ्टी जो है वो नेचुरली तब इंप्रूव होती है जब स्ट्रीट्स में रेसिडेंट्स वॉचिंग आउटसाइड, ठीक है, शॉपकीपर्स हों, स्ट्रीट वेंडर्स हों, कैफेज, पेडिस्ट्रियंस हों, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर इसके दिस कॉन्स्टेंट प्रेजेंस डिस्करेजेस क्राइम एंड मेक पीपल फील सिक्योर, है ना, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर क्राइम्स वगैरह कम होंगे सड़कों पर, है ना, और उससे लोग जो है वो सुरक्षित या सिक्योर महसूस करेंगे। इसीलिए इनका कहना है कि जो सुनसान सड़कें होती हैं उनके कंपैरिजन में इस तरीके की लाइव स्ट्रीट जो है वो ज़्यादा सेफर मानी जाती हैं। अब व्हाट मेक्स गुड वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या चीज़ है जो एक वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाती है?
इसमें यह कहा गया है कि पेडिस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दोनों ही फिजिकल और सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। गुड फुटपाथ्स में कंटिन्यूस वॉकिंग स्पेस होना चाहिए, एडिक्वेट विड्थ यानी कि चौड़ाई अच्छी होनी चाहिए, ट्रीज के थ्रू शेड्स होना चाहिए, बेंचेस होनी चाहिए रेस्ट करने के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, सेफ क्रॉसिंग्स, प्रॉपर लाइटिंग, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी और स्पेसेस फॉर इंटरेक्शन। ठीक है, फुटपाथ जो है वो कंफर्टेबल पब्लिक स्पेस बनने चाहिए रादर देन नैरो कंक्रीट स्ट्रिप्स, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि वॉकिंग जो है वो अर्बन इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। कैसे, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे सपोर्ट करता है या कंट्रीब्यूट करता है। पेडेस्ट्रियंस जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल मार्केट्स, स्मॉल रिटेल शॉप्स, कैफे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो लोग पैदल चलेंगे स्ट्रीट वेंडर से वही सामान खरीदेंगे, लोकल शॉप्स में, है ना, लोकल जो स्मॉल शॉप्स होंगी, लोकल मार्केट्स होंगे, कैफेज होंगे, उनमें वही जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी वही लोग करेंगे जो पेडेस्ट्रियंस हैं। तो इससे एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बूस्ट मिलता है। अगर मान लीजिए सड़कें जो हैं वो इनएक्सेसिबल हो जाए पैदल चलने वाले या पेडिस्ट्रियंस के लिए, तो लोकल बिजनेस जो है वो सफ़र करता है। इसीलिए वॉकेबिलिटी जो है वो अर्बन इकोनॉमीज़ को भी स्ट्रेंथन करती है। इसके बाद वॉकिंग और हॉकर्स के अगर रिलेशन की हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली प्रोजेक्ट, मतलब जहाँ पर भी पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली प्रोजेक्ट लाने की बात होती है वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स, इनफॉर्मल मार्केट्स और हॉकर्स को जो है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, हालांकि इससे क्या है कि फुटपाथ में थोड़ा जगह बढ़ जाती है, क्योंकि ये लोग फुटपाथ में ही दुकानें लगाते हैं अपनी, है ना, तो फुटपाथ थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, लेकिन इनसे इन लोगों की जो लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ठीक है, हॉकर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉकर्स देखो या स्ट्रीट वेंडर जो है वो अफोर्डेबल गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सस्ता सामान आपको मिलता है। ठीक है, इससे स्ट्रीट की एक्टिविटी बढ़ती है, नेचुरल सर्विलांस इंप्रूव होती है, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, नेबरहुड जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट होते हैं। इसलिए सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप इन लोगों को जो है वो वहाँ से हटा दें, एविक्ट कर दें, बल्कि बेटर तरीके से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। पेडेस्ट्रियन और वेंडर्स जो हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए। इसके बाद ये लिखा गया है कि सिटीज़ शुड शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक सेंटर्ड प्लानिंग टू पीपल सेंटर्ड प्लानिंग, यानी कि शहरों में जो प्लानिंग की जाए वो लोगों को ध्यान में रख के की जानी चाहिए, पीपल सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस फुटपाथ, वाइडर साइडवॉक्स, शेडेड वॉकवेज, ट्रीज, ठीक है, सिटिंग एरियाज, ट्रैफिक कामिंग, सेफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, रिड्यूस्ड व्हीकल स्पीड्स, बेटर लाइटिंग, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जहाँ पर स्पेस जो है वो काफ़ी लिमिटेड है वहाँ पर सरकार को जो है वो रोड लेआउट को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, ना कि पेडेस्ट्रियन स्पेस को सेक्रीफाइस करने की। मतलब अगर कहीं पर जगह कम है तो ऐसा ना हो कि पेडेस्ट्रियन स्पेस को ना बनाया जाए, बल्कि जो रोड लेआउट्स हैं उनको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये भी लिखा गया है कि वॉकिंग राइड जो है वो कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, है ना। कई सारे शहरों में सक्सेसफुल पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि दिल्ली के चांदनी चौक में या अरबिंदो मार्ग में, बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट में या अहमदाबाद के सीजी रोड में। तो ये प्रोजेक्ट्स ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि इस तरीके के बेटर अर्बन डिज़ाइन जो है वो पॉसिबल हैं। हालांकि ये बहुत छोटे एरिया में डिमॉन्स्ट्रेट किए गए हैं, तो इसलिए ये आर्टिकल आर्ग्यू कर रहा है कि राइट टू वॉक जो है वो एक सिटी वाइड पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब पूरे शहर में होनी चाहिए, ना कि सिर्फ इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, हाई पेडेस्ट्रियन एरियाज को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, इसलिए सरकार को पहले ऐसे एरियाज़ को इंप्रूव करने की ज़रूरत है जहाँ पर मूवमेंट, पेडिस्ट्रियन का मूवमेंट सबसे ज़्यादा है, जैसे स्कूल के पास, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस, है ना, मार्केट्स, लेबर चौक्स, लो इनकम सेटलमेंट या हॉस्पिटल सराउंडिंग्स। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इन लोकेशंस को इंप्रूव करेंगे तो इससे सबसे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट या फ़ायदा मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन, वन बेसिक ऑब्स्टिकल जो है वो है फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस। ठीक है, कई सारी एजेंसीज जो हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो हैं वो पेवमेंट्स बिल्ड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो पोल्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वाटर बोर्ड जो है वो रोड डिग करते हैं, ड्रेनेज डिपार्टमेंट ड्रेन को रिपेयर करता है, ट्रैफिक पुलिस व्हीकल्स को रेगुलेट करती है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो रोड बनाती है। अब ये सारी की एजेंसीज जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, तो इसी वजह से फुटपाथ जो हैं वो कई बार डैमेज या ब्लॉक हो जाते हैं और इसमें इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं होता। तो इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, क्योंकि जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988 का वो मेनली ड्यूटीज़ इम्पोज करता है मोटरिस्ट के ऊपर। ठीक है, हालांकि इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड जो है वो रोड डिज़ाइन के लिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जो पेडेस्ट्रियन के अधिकारों को गारंटी करता हो। इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है कि पेडेस्ट्रियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड लॉ होना चाहिए। साथ ही साथ म्यूनसिपल बॉडीज़ की क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, एजेंसीज़ के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स होना चाहिए, तभी जाके चीज़ें सही तरीके से इंप्रूव या इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि म्यूनसिपैलिटी शुड कोऑर्डिनेट ऑल डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड एंड
पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको सही से काम करना चाहिए, जैसे रोड, फुटपाथ, ट्रीज, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो उससे कन्फ्लिक्ट रिड्यूस होंगे और एक सेफर और मोर इंक्लूसिव सिटीज़ जो है वो बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि राइट टू वॉक सिर्फ ये नहीं है कि आप फुटपाथ बना दें, बल्कि ऐसे शहर बनाने की बात है जो इंक्लूसिव हों, इक्विटेबल हों और पीपल सेंटर्ड हों। ठीक है, सेफ वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम को प्रमोट करता है, वो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, पब्लिक हेल्थ उससे बेटर होती है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीज़ें प्रमोट होती हैं। और इस राइट को मीनिंगफुल बनाने के लिए इंडिया को जो है वो आइसोलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसके बियॉन्ड जाना होगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो अडॉप्ट करना होगा, जो अर्बन प्लानिंग में किसको फोकस करे, पेडेस्ट्रियंस को। ठीक है, इस शिफ्ट से होगा क्या कि रोड जो है वो व्हीकल डोमिनेटेड कॉरिडोर्स के बजाय शेयर्ड पब्लिक स्पेस बनेगी, जो कि सेफ, एक्सेसिबल और सभी के वेलकम करने के लिए होंगी। ठीक है, तो मैंने समरी के फॉर्म में आपको ये आर्टिकल बताया। मैं आपके साथ एक बार वाला आर्टिकल जो है मेन आर्टिकल वो भी शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, दोनों आप लोग पढ़िएगा और देखिएगा कि कौन सा आपको बेटर लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है आज के वो देख लेते हैं जल्दी से। तो विद रेफरेंस टू राइट टू वॉक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है वॉकिंग ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ एज फंडामेंटल राइट। यस, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21 को सपोर्ट मिलता है, ये गलत है। और तीसरा है कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वॉकिंग फैसिलिटीज द एक्सरसाइज द फैसिलिटेट द exercise of freedom guaranteed under article 19. Yes, this is also correct. Which of the statements given above is or are correct? तो आंसर इज 1 and 3। ठीक है, सी ओनली। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद रेफरेंस टू इंडिया सेशल्स रिलेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कंस्टिट्यूट अराउंड 5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेशल्स। यस, दिस इज करेक्ट। अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इन सेशल्स बिलोंग्स टू द गुजराती एंड तमिल कम्युनिटीज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। And third one says Seychelles is an important maritime partner for India in the Western Indian Ocean. Yes, this is also correct. So answer will be option D, 1, 2 and 3. इसके बाद next, which of the following best explains the strategic importance of Seychelles for India? ये सपोर्ट करता है इंडिया के मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन को। यस, दिस इज करेक्ट। इंडिया की काउंटर पायरेसी, टेररिज्म और इलीगल फिशिंग को सपोर्ट कर हेल्प करता है। यस, इट सर्व्स एज अ पार्टनर इन बैलेंसिंग चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। And it is India's largest trading partner in Africa. This is wrong. So select the correct answer using the codes below. तो 1, 2 and 3 are correct. That is answer is option B. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगर आप सी सेट पढ़ना चाहते हैं हमसे, 5 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है 1799 में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको हमारे करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी फीडबैक या सजेशंस हैं वो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। और मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।